पांचों बातें मान ली जो किसी चीज के होने या ना होने के जिनसे पता चलता है, जिन्होंने आके दावा किया था, तो क्या अब मैं दावा कर सकता हूँ इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक कि ये आदमी जो तशरीफ लाए और कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ और साइंसदान हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये अकल से पैदल है, बुद्धि से फारग है, क्योंकि इसकी बुद्धि इन पांच स्टैंडर्ड के ऊपर साबित नहीं हो सकी, ये कर नहीं सकी। तो तो अब ये कहा मतलब जा सकता है कि अरे आपके भाई पास आर्गुमेंट नहीं है, तो क्या आपके इस्लाम ने यही ये सिखाया है कि आर्गुमेंट नहीं है। आपके पास आर्गुमेंट ना नहीं होने तो पे आप आपको किसी की आप देखिए, आप आप इतने उसको तौहीन सेंटी क्यों हो करेंगे, गए? एक आप मिनट डिफेम आप इतने करेंगे? सेंटी, नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप इतने सेंटी क्यों हो गए? इसलिए कि सच्चाई का मैयार देखिए, फार्मूला आप ही की तरफ किया है हमने। आपने कहा भाई जो सच्चाई जानने का तरीका है ना, ये 5 तरीके गौतम बुद्धा में बताकर गए थे। अच्छा, बुद्धि इन 5 स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतर रही है, तो क्या अगर कोई आपसे ये कहे कि आप बुद्धि लेस हैं, तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक मौजूद ही नहीं है ना। भाई अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे पास फला चीज नहीं है और वो वाकई चीज नहीं है, तो मुझे नाराज होने की क्या जरूरत है, जब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे हिसाब से। जी भाई मोहतरम इंजीनियर साहब, जैसे आप बुद्धि को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही यही लॉजिक से आप अल्लाह के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते? जैसे आप बुद्धि को ढूंढ रहे हैं ना, कहीं आप हम अल्लाह नहीं को क्यों ढूंढ नहीं रहे ढूंढ हैं, रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं, हम नहीं ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे जैसे हैं। जैसे अब मैं बुद्धि, आपसे जैसे बुद्धि अब चूंकि कॉन्वर्सेशन जो है दूसरी तरफ चला गया, थोड़ा सा आप सेंटी हो गए, अब मैं आपसे लास्ट सवाल कर रहा हूं। जी आपने आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी? मैंने पढ़ी होंगी कई साल पहले, आई थिंक महीनों पहले। कई महीने साल पहले? कई हाँ, साल पहले के कई महीने पहले? कई महीने, आई थिंक इस साल, मतलब 1 साल से ऊपर भी हो सकता है, आई थिंक। ओके, आखिरी नमाज कौन सी वाली नमाज पढ़ी थी? ये मैंने पढ़ी होगी, शायद ईद की नमाज पढ़ी होगी या जुमे की नमाज पढ़ी पीछे से होगी। बता रहा है हजरत, अच्छा, को बता रहा है। जी 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 जी। अच्छा, आपने ईद की नमाज पढ़ी या जुमा की, याद नहीं है? मतलब मैंने पढ़ी तो दोनों है, लेकिन लास्ट टाइम कौन सी पढ़ी है स्पेसिफिकली मुझे वो याद नहीं है। अच्छा, ईद और जुमा की नमाज कैसे पढ़ते हैं? ईद और जुमा की नमाज में फर्क बता दें। अब मैंने देखो, जब मेरा बिलीफ इस पे ज्यादा, मेरा बिलीफ इस पे नहीं है, तो मैं इस पे क्यों इंटरेस्ट लूं कि कैसे पढ़ी जाती है कैसे नहीं पढ़ी जाती है, ये तो मेरा पढ़ी है टॉपिक ना नहीं है। आपने, हरकत की आपने होगी, पढ़ी है ना, आपने इंटरेस्ट खड़े- जैसे पढ़िया हो इमाम ना साहब दिया हो, पढ़ाते पढ़ी हैं, तो है। जैसे इमाम पढ़ाते हैं, वो नियत बांधते हैं, छोड़ते हैं, नियत बांधते हैं, तो वो मुझे पता है। लेकिन जैसे जुमे के दिन पढ़ते हैं, तो जुमे के दिन 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 3 फर्ज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर है ना 2 फर्ज पढ़ते हैं ना जुमे के दिन, तो ठीक है, वो पीछे आ सब। रहा हाँ, है, आ रहा है, ठीक है, हाँ, तो भाई मेरा आ भाई है रहा ना, है। मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि बाज मर्तबा जो है आपको पता ही है कि आपकी बिरादरी के दूसरे लोग आ जाते हैं, तो फिर वो मसला हो जाता है, तो ये सवाल इसलिए पूछा है। ये बात नहीं नहीं, मैं बोल ये रही सवाल, हूँ, मैं तो आपको कैमरा ऑन करके ही बात कर सकता हूँ आपके साथ में। देखिए, ये जो है ना, ये एक क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। आप जैसे जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो मैं तो खुद सच की तलाश में हूँ। अगर आपके आर्ग्यूमेंट मुझे कन्विंस करेंगे, आप तो क्यों नहीं हम आपकी बातों का वेलकम करें, आप ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपके देखिए, आर्ग्यूमेंट अगर में वाहियात आ जाते हैं ना, तो फिर हमको लगता है कि यार ये लोग इंटेलेक्चुअल नहीं, नहीं है, मेरे और हम मेरे भाई कैसे इनकी मेरे बातें भाई माने। मेरे भाई, अगर आप वाकई सच की तलाश में है ना, तो फिर आप इस सच को जो हमने एक्सपोज किया है, आपका जो स्टैंडर्ड हमने एक्सपोज किया है ना, आप उसको तस्लीम करते। आप सच की तलाश में नहीं है, आपने एक चीज जहन में बिठा ली है कि मैं खुदा को जब मानूंगा जब वो इन 5 स्टैंडर्ड्स पे उतरेगा जो गौतम बुद्धा ने बताए हैं। ठीक है, चलो, ये आपने अपने जहन में बिठा लिया। आपने ये कहा कि जी खुदा को तस्लीम करने के लिए या उसके वजूद को साबित करने के लिए साइंटिफिक मेथड होना जरूरी है। साइंस जब बताएगी खुदा मौजूद है तो हम मानेंगे। अब मैं आपको आप ही की यही तो बात है ना, साइंस ही यही तो आप तलाश कर रहे हैं ना। अच्छा, अब इसमें देखें आपकी गुफ्तगू में कॉन्ट्रडिक्शन कहां कहां है। आपने अपने तौर से, हालांकि आपने साइंटिफिक मेथड अभी तक नहीं बताया, गूगल कर लेते शायद, मैंने आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक। अगर आपके अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मेथड आपने बताया कि जी साइंस ये काम करती है कि वो कॉज एंड इफेक्ट जो इस कुदरत में, इस निजाम कुदरत में जो कॉज एंड इफेक्ट है उसको तलाश करती है, तो खुदा तो इस निजाम कुदरत में मौजूद नहीं है ना, वो तो इस निजाम कुदरत का खालिक है, वो कुदरत के तहत नहीं है। लिहाजा साइंस से अगर आप ये सवाल करेंगे कि जी खुदा को साबित करो, तो ये साइंस के स्कोप के बाहर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने आपसे 2 सवाल कर लिए थे, एक कॉन्शियसनेस के ताल्लुक से, एक बुद्धि के ताल्लुक से, तीसरा सवाल था वो जो घूरने वाला, कि इन तीनों को आप सच मानते हैं लेकिन साइंसी बुनियादों पर आप इसको साबित नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस का ये मौजूद नहीं है और साइंस अभी तक इसको साबित नहीं कर सकी है। तो फिर यही उसूल आप खुदा के बारे में क्यों नहीं करते? कभी खुदा भी एक सच्चाई है और उस सच्चाई के लिए जरूरी नहीं है कि मैं साइंस का सहारा लूं, मैं अपनी अकल का और एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का, ऑब्जेक्टिव रियलिटी का, ऑब्जेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म का भी सहारा ले सकता हूं।
तो ये होती है सच्चाई की तलाश। आप हमसे जिस अंदाज से गुफ्तगू करने आ रहे हैं कि जी मैं इंजीनियर हूं, आप तो इंटेलेक्चुअल नहीं है, फिर आप थोड़ा सा शेखी बिगाड़ने के लिए हमसे अंग्रेजी में बात करने लगे, तो मतलब ये इससे मुझे आपकी इंटेंशन के ऊपर हो रहा है कि आपकी इंटेंशन सच की तलाश नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, अगर आपके देखो बहुत अपना अपना अच्छा बोला, ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट अच्छा बोला, जो आपकी बात ठीक है, मैं उसे एग्री करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा आपसे मुझे कोई प्राइस तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये कोई जीतने हारने वाली बात है। ये तो सिर्फ एक डिस्कशन ये है कि इस्लाम में मैं पैदा हुआ और वो मजहब जिसको आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मजहब बना हुआ है, और इतने साइंटिस्टों को मैंने पढ़ा है अलग अलग, वो मैक्सिमम एथियस्ट हुआ करते थे। नहीं मेरे भाई, आपने साइंटिस्टों को नहीं पढ़ा, यही तो मैंने नहीं पढ़ा, चलो मैंने आपके हिसाब से आपके नजदीक, तो इसका मतलब है कि आप मेरे जो लॉजिक मैंने रखे और मैंने और अगर मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि आपने साइंटिस्टों को पढ़ा है, तो क्या आपने इस्लाम इसलिए छोड़ा क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट एथिस्ट थे? नहीं, उनकी बात मुझे कन्विंसिंग लगी, ठीक है, और जैसे इस्लाम की बातें मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी, कुछ बातें मुझे इस्लाम की पसंद भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं जीरो नहीं बोलता हूँ इस्लाम में जो मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी बात आपको पसंद है, मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि आपने साइंटिस्टों को पढ़ा, बहुत से एथिस्ट थे, ये बुनियाद है आपकी इस्लाम छोड़ने की? नहीं, बुनियाद उनका मैंने सुना, उनके बाद फिर मैंने उनके पर्सपेक्टिव को जाना, मुझे वो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन दीजिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक रीजन दीजिए कि जिसकी वजह से आपने ये कहा कि खुदा मौजूद नहीं है। देखिए, जैसे आपने कहा कि साइंस की भी लिमिट है, साइंस के पास सब जवाब तो नहीं है, एक लिमिट के बाद जहां साइंस अभी रिसर्च में है भी इन्वॉल्व, तो वहां पे हम जवाब ना दें, लेकिन मजहब क्या करते हैं, वहां तुक्का मार लेते हैं। अगर हमारे पास अल्लाह का वजूद, सुन लीजिए, एक मिनट, मैंने आपसे क्या मांगा? मैंने आपसे ये मांगा कि आप साइंस पे चूंकि बिलीव करते हैं ना, तो मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट या एविडेंस दें कि जिससे, जो आपने साइंटिस्टों की किताबें पढ़ी है वहां से लेके दे, जिससे आपको ये पता चला कि मजहब गलत है। मजहब क्या कर रहा है, तुक्का मार रहा है कि नहीं मार रहा है, इट्स अ डिफरेंट गेम। हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं कि भाई मेरे सामने ये कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस था जो मैंने फला किताब के अंदर पढ़ा, उसकी वजह से मुझे लगा कि भाई इस्लाम मजहब तो गलत है। जी मुझे वो बताइए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम साइंस की किताबें पढ़ेंगे वहां पे ईश्वर, अल्लाह, ये बातें, ये वर्ड्स उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि ये साइंस का सवाल ही नहीं है, ये इंसान के दिमाग की उपज है कि उसने अल्लाह के नाम के अल्फाजों को गढ़ा, अपने आप गढ़ा, अपने आप बनाया। आप मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप इतना लंबा रास्ता ना करें जी। नहीं, हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में, ठीक है। आप क्योंकि मुस्लिम और धार्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर भगवान है, ये आपका दावा है, तो प्रूव आप करेंगे, हमें तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। ओ भाई, छोड़ा आपने है ना, छोड़ा आपने है ना, हमने तो नहीं छोड़ा। आपने किसी वजह से छोड़ा होगा ना, किसी वजह से छोड़ा होगा, ठीक है, बचपन आपने किसी वजह से छोड़ा होगा, तो किस वजह से छोड़ा, मैं वो पूछ रहा हूँ कि कौन सी वो साइंटिफिक कंपेलिंग एविडेंस था कि जिसकी वजह से आपने छोड़ा, चूंकि छोड़ा तो साइंस की वजह से। तो मुझे आप मॉरल आर्ग्यूमेंट ना दीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया और अल्लाह ने यूं कर दिया, मॉरल पर बात नहीं हो रही है, बात साइंस पे हो रही है। तो मुझे वो कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस दें कि जिसने आपको मजबूर कर दिया कि इस्लाम को छोड़ना है और एथीस्ट बनना है। जी, मुझे खुदा को साबित करने का कोई शौक नहीं है और ना मैं यहां बैठा हूं उस काम के लिए, ठीक है, मुझे नहीं करना। आप बताएं कि आप एथीस्ट क्यों बने? मैं एथिस्ट इसलिए बना क्योंकि जो इस्लाम ने हमारे ऊपर बचपन से एक विचार सौंप दिया, जो मेरी चॉइस ने, आप मेरे भाई इसी में आंसर आएगा ना? नहीं, इसमें नहीं आएगा, यही मॉरल है, मॉरल आर्ग्यूमेंट पे बात नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूं वो प्योर कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस दीजिए कि जिसने आपको मजबूर कर दिया कि कोई भी मजहब ठीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एथिज्म ठीक है। मुझे मोरालिटी पे बात नहीं करनी है। मैं पहले आपको बता दूं, देखिए ये जो सवाल है जो गॉड के अस्तित्व का या एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये साइंस का सवाल नहीं है, पहली चीज, क्योंकि ये लोगों ने अपनी मतलब ये हुआ कि आप ये मुझे हवाले मत दें कि हमने साइंटिस्टों को बहुत पढ़ा है और सारे साइंटिस्ट ये पूरी तरह से इमेजिनेशन, कल्पना है दिमाग की, भगवान अल्लाह की कल्पना है। हाँ ठीक है, तो ये चीज आपको साइंस ने बताई है? हाँ, साइंस ने, देखिए साइंस में इसका कुछ जिक्र नहीं होता है, साइंस ने बताई है कि ये कल्पना है। हाँ, मैं देखिए साइंस में जो चीज साइंस का ये फील्ड ही नहीं है। अब आप बताइए, आप अल्फाजों पे जाते हैं। देखिए आप इतना चेक कर रहे हो, आप एक अब जब फिल्मों में बात होती है तो कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, आप उस तरह स्ट्रंग भी हो सकता है, लेकिन आप जो होश आवाज में, जो कॉन्शियसनेस में आदमी बात कर रहा है, आप उसको मेरा स्टेटमेंट चलिए ठीक है। इंजीनियर साहब आप मुझे बताएं क्या गॉड साइंस का टॉपिक है? हाँ या ना? हाँ या ना? गॉड साइंस का टॉपिक नहीं है। तो फिर कैसे खत्म?
तो बात ही खत्म हो गई ना। जब साइंस का टॉपिक नहीं है तो ये आमिर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम है आमिर भाई जी। हाँ, जब ये पूरी तरह से जब ये साइंस का टॉपिक नहीं है तो फिर ये आमिर भाई इंसान फिर भी के नहीं आ ऊपर है रही कि है। वो उसको माने या ना माने, ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है। जब साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो आप कल्पना आप करें, आप अच्छा करें बुरा करें, तो फिर आप अपनी फिलॉसफी को बेस्ट बना के दूसरों को डिफेम करना, तो क्या ये क्राइम नहीं कर रहे हैं आप इस तरह से? अच्छा, तो यानी हमने आपको डिफेम किया। हाँ, नहीं मुझे डिफेम चाहिए। आपने अभी गौतम बुद्धा का मजाक बनाया आपने। नहीं, गौतम बुद्धा का मजाक नहीं बनाया, आपका बनाया है। नहीं, मैंने आपका बनाया है, क्योंकि जो 5 बातें आपने, एक मिनट, जो 5 बातें आपने गौतम बुद्धा की तरफ मंसूब की है ना भाई, वो हर एक इंसान को पता है। आप इस तरह, मैंने आपको एक्सपोज किया और आपके इंटेलेक्चुअलिज्म को, कि आपने कहा जी गौतम बुद्धा हमें 5 तरीके बता के गए थे। वो कौन से तरीके थे? वो 5 सेंसेस थे। ये 5 सेंसेस हर इंसान के पास है। हर इंसान को गौतम बुद्धा के जमाने से पहले से पता है कि मैं देखूंगा तो मुझे नजर आ जाएगा, सुनूंगा तो मुझे आवाज आ जाएगी। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें गौतम बुद्धा के रेफरेंस देने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, तो ऐसे तो हमारे नबी ने भी जो है अपनी बात कही है ना, अल्लाह के अपनी बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो अगर तुम आंखें खोलोगे ना तो तुम्हें नजर आ जाएगा और कान से अगर तुम्हें आवाज आ जाएगी, ये नहीं कहा गई। ये तो हर इंसान को पता है। आपका जो, ठीक है, आप समझिए, आपके तो मेरे भाई एक बात सुन लीजिए, हम किसी को यहाँ डिफेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है। अब जब आप आके ही इस तरह की हमें गुफ्तगू करेंगे हमसे, वो कहेंगे जी मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, और बातें करेंगे आप ऐसी कि जिस जो लगेगा यार इस आदमी ने कुछ नहीं पढ़ा, तो आई नीड टू एक्सपोज यू भाई। ठीक है, देखिए, मैंने ये दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं। मैं चाहता हूं कि एक तरीका आपने ये दावा जरूर किया कि हम लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है और हमारी डिग्रियां दिखाओ भाई, क्या पढ़ा है आपने, क्वालिफिकेशन, मैं तो बीटेक हूं, यूं करता हूं। तो हमने आपने लगाया हुआ इंजीनियर और साइंटिस्ट के वो टाइटल अपने नामों के आगे, हमने नहीं लगाए। ठीक है, हजरत अब मेरी आवाज आ रही है? मैं ये भाई वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं मेरे ख्याल से एक तो ये चीज है। अच्छा इंजीनियर साहब, एक मिनट, लगाएं भाई जो मर्जी, और भाई जो मर्जी लगाएं, ठीक है भाई जो मर्जी लगाएं, भाई जो मर्जी हमारी तरफ से लगाएं। मसला ये है कि हमारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए। सुनिए, मेरी भी सुन लेना भाई, मैं भी कुछ सुना ही रहा हूं, या मेरी को सेंस नहीं है, मैं भी सुना रहा हूँ ना भाई। एक चीज ये है कि आपको वक्त जो है वो बहुत ज्यादा दे दिया गया है। एक मैंने जो चीज नोट की है, आप और आपके कबील के, यानी आपके गोत्र के, कुल के जितने लोग हैं परिवार के, यानी आइडियोलॉजिकली, उन सब में एक चीज मैंने देखी है, वो ये चीज रखते हैं, ए जी हम सीखना चाहते हैं और हमें बात बन नहीं पा रही, प्रूफ मिल नहीं पा रहा कोई। और अजीब बात यह है कि आप अपनी चीज के ऊपर पूरी भरमबारी के साथ बात कर रहे होते हैं, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपसे बन नहीं पाता। साइंटिफिक मेथड आपसे एक्सप्लेन नहीं हुआ। ये बेसिक चीज है। मैं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट जो साइंस पढ़ता है उस स्टूडेंट से पूछूंगा ना, वो साइंटिफिक मेथड को फिंगर टिप्स के ऊपर आपको ऐसे समझाएगा। और एक बंदा वो कहे कि मैं साइंस की बेस के ऊपर मैंने रिलीजन भी छोड़ दिया, काल्पनिक है फलां, उसको बेसिक साइंस की है ना, बेसिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ये इतना बड़ा डैमेज है। यही वजह है, मुझे सुन लेना यार मेरा भाई, मुझे सुन ले मेरा भाई, सुन ले थोड़ा सा, मुझे भी सुन। इतना बड़ा ब्लंडर है ये, इसको हर बंदे को समझना चाहिए। वो ये है कि एक बंदे की वो सारी की सारी जो सोर्स है या वो सेंस है वो करप्ट हो चुकी हुई है, जिस बेस के ऊपर वो समझता है कि मैंने रिलीजन को या कोई भी हक और बातिल चीज का क्राइटेरिया सेट करना है। अब ये बेस समझे, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्केल है, जिस स्केल से मैं मेजरमेंट करता हूं, और वो स्केल ही खराब हो, उसकी मेजरमेंट ही खराब हो, तो मैं उससे जितनी चीजें मापूंगा, जितनी चीजों को मैं मेजर करूंगा, वो सारी खराब होंगी। यही वजह है कि जब मुफ्ती साहब ने आपसे साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में पूछा, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि जो बंदा साइंस की बेस के ऊपर चीजों को परखता हो, हक और बातिल का फैसला करता हो, उसको साइंटिफिक मेथड की ही अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो कितने बड़े ब्लंडर मारेगा साइंस के अंदर। क्योंकि वो एक ऐसे मेजर से चीजों को क्राइटेरिया सेट कर रहा है जो खुद ही अपने अंदर गलती रखता है या नुक्स रखता है। तो ये चीज मेरा भाई, मैं तो आपकी बातें बड़ी खामोशी से सुन रहा था, निकल कर आई हैं। दूसरी चीज मैंने ये नोट किया कि मुफ्ती साहब ने आपसे एक सवाल पूछा, बड़ा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपकी तरफ से अगर आप ये जितना कॉन्फिडेंस के साथ सो कॉल्ड आप अपनी बात रख रहे थे ना, मैं बड़ी खामोशी से क्यूरियस था, बड़ा एक्साइटेड था कि आपकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना, बड़ा फोर्टिफाइड स्टांस आएगा साइंटिफिक बेसिस के ऊपर। क्या सवाल था मुफ्ती साहब का? सवाल ये था
कोई एक चीज बतानी है इस्लाम छोड़ने की वजह बनी हो साइंटिफिक बुनियाद पर, स्टेब्लिश साइंटिफिक बुनियाद पर। आपने कहा जी वो पाबंदियां लगा दी बचपन में, फलां ये हो गया। मुझे इतना दुख हुआ कि एक बंदा ये कह रहा है कि मैंने फलां चीज छोड़ दी, मैंने हक और बातिल का फैसला कर दिया। उसके पास एक स्ट्रांग पॉइंट नहीं है रखने के लिए कि वो ये एक्सप्लेन कर सके कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, सवाए इसके कि मेरे माँ बाप बचपन में पाबंदी लगा दी, मुझे ये नहीं पसंद आया, आप लोग काल्पनिक बातें करते हो, फलाना करते हो। भाई आपकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग किधर है? ये था वो बेसिक पॉइंट। आप खा पी के डकार मार दिया। और मैं बड़ा न्यूट्रल होकर देख रहा था कि हो सकता है यार पहला कोई बंदा आया साइंस का जो मुझे कन्विंस कर ले, या मैं बड़ा आपसे प्रभावित हो रहा था, मगर मैं निराश हुआ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपका मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। जाहिर है कि जब गुफ्तगू होती है तो ह्यूमर हो जाता है, मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। अगर आप वाकई सच के मुतलाशी हैं, सच तलाश करना चाहते हैं तो आप यही तलाश करें कि वो साइंटिफिक एविडेंस जो कंपेलिंग हो और ऐसा हो कि उसको तोड़ा ना जा सकता हो और वो मजहब के खिलाफ खड़ा हो, ओवरऑल इस्लाम के खिलाफ, ओवरऑल खुदा के एग्जिस्टेंस के खिलाफ खड़ा हो, वो आप ढूंढे। आज नहीं, आई नो, आप उसको ढूंढिए। यहां से आपके सच की तलाश शुरू होती है और यहां से पता चलेगा कि आप वाकई सिंसियर हैं उस सच्चाई को पाने में या नहीं। हो गया। देखिए मैं आप कुछ बोलूं आपको इसका जवाब में? काफी देर हो गई है, लास्ट पॉइंट आपका आ जाए जी। ठीक है, लास्ट पॉइंट। जितनी शिद्दत के साथ और गहराई के साथ आप दूसरे मजहब के अंदर एतराज ढूंढते हैं, या जिस तरह बुद्धि को आप देखे भाई, हम लोग एक बात सुनिए, हम लोग जो हैं बुरे हैं आपके एतबार से, आप हमें बुरा ही रहने दें, ठीक है? आप चूंकि सच्चाई के मुतलाशी हैं, हम नहीं है, हमारे पास तो है, हमें क्या ढूंढना, आपको ढूंढना है। चूंकि सच्चाई आपके पास नहीं है इसलिए ढूंढने की जरूरत आपको पड़ रही है। हमारे पास जो चीज है हम उसको क्यों ढूंढे, वो तो हमारे पास मौजूद है। ढूंढना आपको है, और जब आपको है तो उसका तरीका साइंटिफिक होना चाहिए, चूंकि आप साइंटिस्टिक हैं, आप साइंटिज्म में बिलीव करते हैं। दैट इज द पॉइंट। हम क्या करते हैं, हमारी अच्छाइयां बुराइयां, इट डजंट रियली मैटर टू यू, इररिलेवेंट है। मैं जैसे इन्होंने कहा कि मैं साइंटिफिक मेथड को समझा नहीं पाया आपके हिसाब से, ठीक है, अगर मुझे न्यूटन के फार्मूले याद ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन के फार्मूले एग्जिस्ट नहीं करते। ओ यार, हमने कब बोला साइंटिफिक मेथड नहीं एग्जिस्ट करता? हमने बोला तो आप जैसे अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, हमने आपसे न्यूटन के फार्मूले हिफ्ज करना एक अलग चीज है, और साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जबरदस्त आइंस्टाइन की इक्वेशन है तब जाके पता चलेगा कि भाई ये होता है साइंटिफिक मेथड। यानी लिटरली 9वीं 10वीं का जो बच्चा है ना, बल्कि मैं कहता हूं कि 6ठी 7वीं क्लास का जो बच्चा होता है, अगर वो थोड़ा सा सीरियस हो, उसको पता होता है। आप यू नो आप बीटेक हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, आप जॉब पर हैं, आपने साइंस को, आपने एक को नहीं, आपने कहा मैंने बहुत सारी साइंटिस्टों को पढ़ा है, तो यू नो कि साइंटिस्ट क्या चीज है और साइंटिस्ट ने क्या लिखा है। इसके बावजूद अगर आप साइंटिफिक मेथड हमें न बता पाए ना, तो फिर हमारे जहन में ये होगा या तो आप गलत बयानी कर रहे हैं, या फिर जहां से आपने पढ़ा है वहां वाकई फिर केस होना चाहिए। आपने देखिए, जो मैंने कहा उसमें मेरी चीजें अपनी भी थी, लेकिन मैंने उसमें गौतम बुद्ध का रेफरेंस दिया, मैंने आइंस्टाइन का दिया, तो आप कहीं ना कहीं मुझ पे तो हंस रहे थे और सब उन पे हंस रहे थे। तो आप ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, तो ठीक है भाई, देखिए बात सुन लीजिए, हम मोरली क्या है क्या नहीं है उसको आप पब्लिक पे छोड़ दीजिए। हमारे ऊपर आपकी सच्चाई की तलाश का जो सफर है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सच्चाई की तलाश आप अपने लिए करें, हमारी वजह से ना करें, ठीक है? आपको अपनी कब्र में लेटना है अगर दफन होंगे तो, और हमें अपनी कब्र में लेटना है, ठीक है? मेरी कब्र में आप नहीं आएंगे और मैं आपकी कब्र में नहीं आऊंगा। तो जब ये बात है तो सच्चाई की तलाश आप हमारे ऊपर डिपेंड होकर ना करें। आपको मैंने बता दिया, आपके लिए आपके स्टैंडर्ड और फार्मूले के एतबार से एक ही रास्ता बचता है, वो ये कि आप एक ऐसा कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे जो ये कहे कि भाई इस एविडेंस की बुनियाद पर दुनिया का कोई भी धर्म और कोई भी मजहब अच्छा और दुरुस्त नहीं हो सकता। खुदा मौजूद नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है, वो आप तलाश कर रहे हैं, और जिस दिन मिल जाए उस दिन आप आ जाइए। हाँ, बस ये फाइनल को मैं बोल दूं, मुझे फाइनल हो गया आपका मेरे भाई, फिर फाइनल कभी नहीं होने का। साइंटिस्ट कम्युनिटी जो भी आपसे एग्री नहीं होते हैं, तो वो सब आपकी नजर में हंसी के पात्र हैं, उनके आप ठीक है। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, आई अंडरस्टैंड दैट, और ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि आप हर्ट हो। और मैं कहता हूं कि देखें, हमने अगर आपको हर्ट किया तो ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई
अब अफसोस हो रहा है। उसकी वजह है कि आपकी मेरी जगह या हमारी जगह कोई दूसरा भी होता ना, कि जिसके अंदर जरा भी वो बुद्धि होती जो आपने नहीं देखी और न देख सकते, तो वो उसका रिएक्शन यही होता। क्योंकि आप बातें ही ऐसी करके गए हैं। अब आप जो है पब्लिक का रिएक्शन भी देख लीजिएगा, ये क्लिप अलग से लगेगी, उसके नीचे जो कमेंट्स होंगे वो भी देख लीजिएगा। और मैं कहता हूं कि अगर कोई इंसाफ पसंद एथीस्ट इस वक्त होता ना बैक स्टेज पर, और बहुत से आते भी हैं हमारे पास, मैं फौरन उसको स्टेज के ऊपर लेकर आता और वही आपसे डिबेट करता। हम ना करते। जो बात आपने की है वो एम्बैरेसिंग है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। मुफ्ती साहब जाने से पहले इनको बाय करने से पहले बस एक बार ये साइंटिफिक मेथड रिपीट करेंगे, ले जाते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि मुश्किल सवाल हो सकते हैं या एक्सपोज हो सकता है मजहब। सवाल आपने किया भैया, हम तो आप ही के सवाल के ऊपर रहे, हमने कोई सवाल नहीं पूछा। द मोमेंट यू एंटर्ड आपने ये बात कही कि सच और यकीन में क्या फर्क है, हमने कहा चलो इसी पर बात करते हैं। आखिर तक अभी तक इसी मौजू पर हैं। चलिए मुफ्ती साहब, मैं फिर कभी आऊंगा आपसे बात करने, ठीक है? चले ठीक, चले जी। उफ, बाज मरतबा आमिर भाई आपकी आवाज फिर कम होगी, थोड़ा आवाज तेज करें भाई आमिर भाई। मुफ्ती साहब पानी अब काला समझें कि उसको व्हाइट समझें? ब्लैक वाटर। जी आमिर भाई, मैंने ये बात मतलब नोट की है, बड़ी कंसिस्टेंसी है इस बात में कि जो भी इंसान इस्लाम छोड़ता है इस टाइप का, वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होता है। पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा कंसिस्टेंट है। मतलब एक भी केस मैंने ऐसा नहीं देखा अपनी लाइफ में कि जिसने इस्लाम छोड़ा हो और उसका दिमाग सही सलामत सेंटर में हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होना जरूरी इस मानगर है कि इस्लाम छोड़ने के बाद अगर उसकी बुनियाद साइंस है तो गोया कि वो ये तस्लीम कर रहा है कि जो भी सच्चाई है वो साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर होगी, और यही सच्चाई, यही जो आपका जो प्रोपोजिशन है कि हर सच्चाई साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर होगी, इसी सच्चाई को साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर साबित नहीं किया जा सकता। इसी प्रोपोजिशन को करके दिखाने कोई साबित, ठीक? जी आमिर भाई। आमिर भाई क्या माइक ठीक कर रहे हैं? माइक म्यूट है भाई। अच्छा चलें ठीक है, इतने अगर वो माइक ठीक कर रहे हैं तो अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला साहब। मुफ्ती साहब एक बात और। जी सही मुस्लिम। हाँ, अरे मैं अपने नोट्स चेक कर रहा था ना जब ये वो बात चल रही थी नासिक मनसूख की। जी, वो नोट्स में मेरे को एक चीज और मिल गई वहां पर। एक और नजीर है उसकी कुरान में, सूरह मुज़म्मिल की आयत है ना वो, जी एक मिनट, सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इनकुस मिनहु कलीला। ये जो आयत है ना, ये मनसूख हुई है सूरह इसरा की आयत से, आयत नंबर 79 से। ओके, वहां पर तहज्जुद का जिक्र है। ठीक, मतलब एक जमाने में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हर रात फर्ज थी, वो एक टाइम पे आके फिर वो कुरान ने उसको नफली नमाज में उसको तब्दील किया है। अल्लाह ने उसको नफली उसमें तब्दील कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब ये मेरे नोट्स में लिखी हुई बात, जब मैं नमाज के औकात के ऊपर स्टडी कर रहा था ना, तो नाइट का टाइम जहां स्टैब्लिश होता है वो फर्स्ट टाइमिंग में आता है, और अगली आयत में नफिल है, तो नफिल और फर्ज का क्लियर कंट्रास्ट वहां पर दिखा। इस आयत की वजह से मेरे को ये बात क्लियर हुई कि मतलब अकीम सलाह जहां पर आ रहा है वो लाजमन वो बात है कि फर्ज नमाज के लिए होगा। इसके ऊपर मेरी एक बहस चल रही थी, तो इसने मेरे को हेल्प किया। इससे मुझे समझ में आया कि कोई भी आयत जब मंसूख होती है वो रह जाती है कुरान में, उसका एक स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई उसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये रीजन रहता है, कोई हिकमत उसमें होती है। एग्जैक्टली, उससे कुछ ना कुछ और निकल रहा होता है। एग्जैक्टली, यही पॉइंट मैं कह रहा था, यही पॉइंट मैं कह रहा था। जी हाँ, अच्छा भाई अब्दुल्ला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कुरान में सूरह अन-नबा में आयत 33 है, उसके ताल्लुक से थोड़ा क्लियर करते हैं कि उर्दू का ट्रांसलेशन तो उसका सही है, लेकिन इंग्लिश में जब उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हया के खिलाफ लगता है। सूरह नबा आयत नंबर शेयर कर दूं मुफ्ती साहब? जी शेयर कर दीजिए। चलो ठीक। अच्छा जी, क्या शेयर मुफ्ती साहब? आयत, एक मिनट पहले जरा समय निकाल लूं। आयत नंबर 33, व कवाइब अतराबा। अच्छा जी, इसका उर्दू का ट्रांसलेशन तो कोई भी पढ़ो तो
जो है सही है, लेकिन इंग्लिश में जब जाते हैं हज़रत मुफ्ती तकी साहब का भी अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो थोड़ा हया से ताल्लुक थोड़ा वो अजीब लगता है। कैसे? तो आप शादीशुदा हैं? नहीं। अच्छा, जब शादी करेंगे तो किसी बुढ़िया की तलाश करेंगे या हम उम्र नौखैस की? नहीं, ऑब्वियसली सिमिलर एज। तो फिर इसमें हया क्यों नहीं आई? नहीं। अब हया कहाँ गई? नहीं, वो मतलब बात करने के सेंस में कह रहे हैं कि जैसे आप बात इसी तरह करेंगे ना भाई। आप मसलन अपनी वालदा से कहें, जब अगर वो लड़की तलाश करने जाएं, आप ये कहें या वालदा कहें भाई देखो ऐसा है, एक लड़की है, बेवा है, मुतल्लका है या कोई मुतल्लका है, 50 साल की है, तुम शादी करोगे? तो आप उससे कहेंगे भाई मेरी उम्र की लेकर आई है, कम से कम मैं उससे कहाँ करूंगा? तो इसमें आपको कोई हया नहीं आएगी, क्योंकि ये एक फैक्ट, एक रियलिटी है कि भाई एक इंसान का जो जोड़ा है वो उसकी उम्र के एतबार से सेट होना चाहिए। तो इसमें मसला क्या है? नहीं, इसमें एज के ताल्लुक से नहीं है, उसके पहले जो वर्ड्स लिखे हैं फुल ब्लॉसम्ड। फुल ब्लॉसम का क्या मतलब होता है? वो शायद फिजिकल अपीयरेंस के बारे में है। तो ठीक है, अब अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस बड़ी खराब हो, आप उससे कर लेंगे शादी? नहीं, लेकिन इस सेंस में कोई बात नहीं करता है कि जो मुकम्मल जिनकी जिस्मानी साख्त मुकम्मल हो चुकी हो, ये मतलब है फुल ब्लॉसम्ड का, जिनकी जिस्मानी साख्त मुकम्मल हो चुकी हो। इसमें मुझे ये बताएं कि बेहयाई कैसे है? आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, आम जबान में इस तरीके के अल्फाज तो नहीं बोलते हैं ना, तो इस तरह इसलिए लगा भाई। फिर ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि आप नहीं बोलते, दुनिया में तो बोला जाता है। तो आप ना बोल रहे हो तो आप अपनी सब्जेक्टिव लैंग्वेज को कुरान के ऊपर जज कैसे कर सकते हैं? नहीं, जज तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली सारी मोरालिटी कुरान से ही आई है। मैं ये भी बता दूं आपको कि कुछ कल्चर्स में लफ्ज अंडरवेयर बोलना भी है बेहयाई में आता है। अच्छा, अंडरवेयर का लफ्ज बोल दिया। कुछ अरसे पहले तक अंडरवेयर नहीं बोला जाता था, और थोड़ा सा उसको फैंसी किया, अंडरगारमेंट्स, ठीक है, उसको और थोड़ा फैंसी कर दिया। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इसमें इर्तिका होता रहता है, इसमें तब्दीली होती रहती है। तो ये कोई बात ना हुई कि लोग इस तरह नहीं बोलते। अब मुझे बताएं कि कोई आदमी अगर अंडरवेयर बेच रहा है तो वो बेहयाई का काम कर रहा है, या उसने ये लफ्ज बोला तो क्या बेहयाई का काम कर दिया? नहीं। बस ये बात है कि इन चीजों को आप अपनी लैंग्वेज की बुनियाद पर तय नहीं करेंगे, ठीक है? चलें, शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त आवाज। चलो, शुक्र हो गया। बड़ा मसला बन रहा था और मुझे पता नहीं कि शायद मैंने कोई ऐप वगैरह या कोई ऐसा मामला किया है जिस वजह से कुछ चल रहा है। मेरे ख्याल से वो आप जो भी इस तरह कुछ बीटेक लोग आ जाते हैं, उन्होंने कुछ बनाया होगा सिस्टम, आप वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसे ही है। एमटेक वालों की बात माने आप, बीटेक की नहीं। जी, बीटेक की नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं वो जो पहले बात हो रही थी वो तो बात निकल गई, मगर ये जो अभी बात कर रहे थे इस पर कुछ कहना चाह रहा था। ये भाई जो कर रहे थे इस पर एक दफा बात हो रही थी दोस्तों से, तो उन्होंने भी जिक्र किया कि ये कवाइबा अतराबा जो है ये बड़ा खतरनाक वर्ड है और बड़ा ये लगता है। तो मैंने कुछ सर्वेज, जैसे भी सर्वेज का जिक्र, सर्वेज दिखाए थे कि इंटरनेशनली ये सर्वेज किए गए हैं वेस्ट के अंदर ऑब्वियसली, कि वो मर्द जो हैं उनकी क्या रेशो है कि वो सबसे ज्यादा औरत में फिजिकली खूबसूरती के एतबार से किस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। और जब वो यहां तक सर्वे किया गया था कि जब वो औरत को देखते हैं तो सबसे पहले किस जगह पर देखते हैं, ये सर्वेस करवाए गए थे। बड़े वियर्ड सर्वेज हैं, ये सर्वेस करवाए गए थे। अब वहां सर्वेस के अंदर निकल कर यह आया कि 95%, ये काफी साल पहले, 95% लोग एक औरत के अंदर उसकी जिसामत, उभरी हुई जिसामत को देखकर उसको पसंद करते हैं। अब ये है हकीकत। इस्लाम का खासा ये है कि इस्लाम जहां आपको अदब, अखलाक, हया का दर्स देता है, वहां वो इंसानी हकीकत से मुंह नहीं फेरता कि इंसान की पसंद नापसंद को दूर कर दे और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल ना करे। ऐसी सूरत में अगर इस्लाम ने यह कहा है कि मर्द की उस जबिल्लत को या उस फितरत को जो वो अपने पार्टनर के अंदर तलाश करता है और हलाल तरीके से तलाश करता है, उसमें क्या कबाहत है?
इस आपको ऐसी चीज पता का है जिक्र कर। आमिर भाई, इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा। मुफ्ती साहब और आमिर भाई, आप एक इसमें मुझे याद आ गया कि इनफैक्ट एथियस्ट मिसाल के तौर पे कोई साइंटिज्म में मानता होगा, यानी जो साइंटिस्ट वगैरह में मानते होंगे, वो भी इस बात को ना मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वो तो ये भी मानते हैं, वो तो ये मान लेते हैं कि हाँ मर्द जो है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दिस ब्यूटी आउटर बॉडी, और वो ये कहते हैं इसके पीछे वजह ये है कि वो मर्द ये देखता है एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से कि वो औरत मेरे बच्चे को, फ्यूचर बच्चे को उठाने के काबिल है, उसकी बॉडी वो काबिल है कि नहीं, तो उसमें भी ये चीज है। तो ये कहीं से बेआई है ही नहीं, ये तो सब इसको मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला साहब आप बैक स्टेज खाली कर दें। एनोनिमस जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से पहली बार बात हो रही है। थोड़ा ऊंचा बोले। हेलो, आवाज अब क्लियर आ रही है? हाँ जी हाँ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब लेने के लिए। मैं आपको बहुत दिनों से ही आप लोगों को सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आया नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का वक्त काफी कम। और बहुत पहले मेरे पास एक जहन में अल्हम्दुलिल्लाह एक सवाल आया था, तो वो तो मुझे ईमान पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं पक्का था, लेकिन हाँ एक जहन में सवाल था कि आखिर अल्लाह ताला जब भी दुनिया में आए थे तो उससे पहले कौन था। तो मैंने सबसे पहले और इत्तेफाक से आप ही का मैंने वीडियो देखा जिसमें आपने बताया कि तो वक्त भी अल्लाह की तख्लीक है। उस दिन मुझे अपनी कम इल्मी का पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगा था कि इस तरह के सवाल जाकिर नायक लोग दे सकते हैं जो साइंस से पढ़ो, लेकिन मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने मंतिक काफी अच्छा समझा। खैर, मैं असल टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, एक जो हदीस है जो अल रियायतुल सूद के बारे में, जो खुरासान की तरफ से काले झंडे निकले हैं, तो उसमें मैंने एक स्कॉलर का सुना था, उन्होंने कहा था कि अल रियायतुल सूद का एक मानी डीप ग्रीन रंग कलर भी होता है। तो हर जगह मैंने फिर नेट पर तो मैंने सारा सर्च मारा, तो हर जगह मैंने पुरानी से पुरानी क्लासिकल अरबी में देखा तो उसमें ब्लैक लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, आप किसी अरबी स्कॉलर से पूछिएगा, क्लासिक अरबी में आपको ना डीप ग्रीन कलर का भी मानी निकलता है। कोई गलत मतलब कोई माना निकालने को कुछ भी निकाल ले, लेकिन अगर एक लफ्ज आप डिक्शनरी में हर जगह चेक कर चुके हैं कि असूद के माने ब्लैक के हैं, जो असवद की का प्लूरल है, तो अब कहेंगे ये डीप ग्रीन को भी ये कहेंगे, फिर अगर डीप ग्रीनी की क्या खुसूसियत है, फिर डार्क रेड को क्यों नहीं कहेंगे? ये तो कोई वजह ना हुई ना। तो अब मुझे मालूम है कि इसको एक खास पस मंजर में फिरका वारियत बढ़ाने के लिए असल में ये रंगों वंगों के खेल खेले जाते हैं, तो वी आर नॉट इन दैट बिजनेस। तो इस तरह सीधी सीधी बात है, हदीस का जो तर्जुमा हम वही करेंगे। जी हाँ, उन्होंने लेकिन कहा था कि क्लासिकल अरबी में है तो किसी उलमा से पूछेगा, तो मुझे लगा कि अच्छा, तो मैं आपसे पूछ लूं। जी हाँ मुफ्ती साहब, एक और चीज है कि ये जो तसव्वुफ में जो होता है, उसमें जब सालिक जब ये सब करता है तो उसमें फना बका के बाद एक लका भी मुकाम होता है क्या? मुझे तो फना बका तक मैंने जहां तक पता किया तो लका का मकाम हमें तो उससे पहले वाले मकामात भी नहीं पता। हम तो सिंपली इतना जानते हैं कि अल्लाह ताला को कि 5 नमाजें दिन में हैं, उनको पढ़ लें, थोड़ा बहुत आदमी जिक्र कर ले, दुआ मांग ले, हम इतना जानते हैं। ये जो फना का मकाम, बका का मकाम, मकाम मुराकबा, उसके बाद मकाम मुशाहदा, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है ना, ये फलसफाए तसव्वुफ में है, तसव्वुफ में नहीं है, फलसफाए तसव्वुफ में है। ऐसा हो जाता है कि एक आदमी फलसफाए तसव्वुफ जानता हो, तसव्वुफ न जानता हो, तो फिर ऐसे तसव्वुफ जानने का कोई फायदा नहीं है। तो आई थिंक कि आप जो है आमाल के ऊपर तवज्जो दें, इन चीजों के ऊपर तवज्जो ना दें। सही बोला। मुफ्ती साहब, एक चीज और जवाब दे दीजिए बस, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं, 5 मिनट इंशाल्लाह बस थोड़ा सा वक्त लूंगा। आप मुफ्ती अखुन साहब को आप जानते हैं, वो अमेरिका के ही हैं, मुफ्ती मुनीर अखुन, जो पाकिस्तान के हैं। ये थोड़ा सा खैर नाम सुना है जी, बोले। जी हाँ, नहीं बस मैं पूछ रहा था आपसे। ठीक है, क्या आप उनके बारे में आप? ठीक है, चले, ओके, शुक्रिया। ओके भाई, लास्ट कॉलर हैं विकास पांडे। अच्छा हजरत, वो सॉरी, इनसे पहले ये वो जो काले झंडों वाली बात कर रहे हैं, तो उधर से कई लोगों ने वो काले कव्वों वाली हदीस भी पेश कर दी इसी मुकाबले में, जो उनको मुखालिफ। उन्होंने पूरी सीरीज, एमबीसी ने तो पूरी सीरीज बना दी है गराबीब सूद। उन्होंने कहा ये भी मलहमतुल कुबरा के करीब काले कव्वे भी निकलेंगे जो काट खाएंगे अपनों को, तो फैसला मुश्किल होता जा रहा है। जी विकास जी, सबको नमस्कार। जी भाई जी, आज क्या टॉपिक चल रहा है सर? दिवाली मना के लिए। दिवाली तो हाँ घर में हो गई आज दिवाली। आपको नहीं पता?
नहीं, घर में हो गया बता रहा है। अच्छा, हो गया है मतलब हाँ, अच्छा बच्चे पटाखे वटाखे छोड़ लिए सब। अच्छा चलिए। तो आज का टॉपिक इतना ज्यादा था कि कौन से टॉपिक पे बात किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। आप ही कोई टॉपिक बताइए सर। दिवाली पे करने के पोल्यूशन क्यों हो रहा है इतना, इसी पे कर ले। दिवाली से ही पोल्यूशन थोड़ी हो रहा है, अब खेती से भी पोल्यूशन होता है। अब हरियाणा में देखिए वहां पे पुआल जलाया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि खेती से भी होता है, इसी वजह से जो है खेतियों के ऊपर जो आग लगाने के ऊपर पाबंदी लग रही है। तो क्या पाबंदी लगनी चाहिए? लगी हुई है। तो आप ही ने कहा कि भी बच्चों ने पटाखे फोड़े, बच्चों ने पटाखे फोड़े अभी। अरे सर अभी जो पटाखे आते हैं ना, हाँ, वो सब माने पोल्यूशन लेस आते हैं। अच्छा हाँ, क्या बात, ये क्या आपको जबरदस्त एडवांसमेंट किया भाई आप लोगों ने, क्योंकि हम तो नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। अगर आप गूगल में सर्च, एक्चुअली क्या है ना, आप लोग इसके बारे में जानते नहीं है, इसलिए आप लोग को ये यूनिक लग रहा है जी। तो कभी भी गूगल में सर्च कीजिएगा जी, तो बहुत से ऐसे पटाखे हैं जो कि पोल्यूशन जैसे मैक्सिमम पटाखे। मैंने आपको अगर कोई इंडिया में रहता हो जी, और जिनके यहाँ, हाँ जी, अभी जो पटाखे आ रहे हैं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या जरा बताइए तो, उसमें क्या क्या? सर देखिए सर, सॉरी सर, मैं साइंस का तो बंदा नहीं हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि इसका केमिकल लेबोरेटरी में काम नहीं करता हूँ सर। चले आप इतना बता दें कि जो आजकल पटाखे आ रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन लेस हैं, क्या आवाज भी नहीं होती उनमें, या आवाज वाले भी आ रहे हैं? आवाज वाले, देखिए इलीगली आवाज वाले बिक रहे हैं, लेकिन वो बैंड है। अब इलीगल काम कोई भी कर रहा हो, अब जैसे देखिए क्लाउड स्लॉटरिंग बैंड है, लेकिन होता ही है ना, तो वो इलीगल है। ठीक। तो बहरहाल आपको यहाँ तक आपसे गुफ्तगू हुई है, अंदाजा हुआ कि भाई आप पोल्यूशन के खिलाफ हैं, और दिवाली के जरिए अगर पोल्यूशन हो तो आप इसकी हिमायत करेंगे कि भाई ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, पटाखे वटाखे बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर ही हो, घर के अंदर बाहर ना हो। देखिए सर, एक चीज में बता रहा हूँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं विकास भाई। दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखों को बैन किया, उसके बारे में क्या कहना? क्यों किया होगा उन्होंने बैन? कैलकाटा में उससे पहले से बैंड है यार। तो 4-5 साल छोड़ दीजिए भाई। देखो यार, अरे सर आप मुझे बताएं उन्होंने क्यों बैन किया, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्योंकि जिस पटाखों से पोल्यूशन होता था या 80 डेसिबल के ऊपर साउंड पोल्यूशन करता था, उसको बैन किया गया है। अब देखें आपके पीछे जो पटाखे छूट रहे हैं उसकी आवाज अमेरिका तक आ रही है। मैं जानता हूँ सर, वही तो मैं बोला, तो बैंड है, लेकिन होता ही है। क्योंकि पता है क्या, जहां मैं काम करता हूँ ना भाई, वहां पर अभी एक हफ्ता पहले ही प्रेजेंटेशन हुई है, और उसमें ये बात सामने आई है कि फायर क्रैकिंग को इलीगल बिजनेस जो है करार दिया गया है इंडिया के अंदर, फिर भी इलीगल काम हो रहा है। आप इसके हक में क्यों है भाई? कहाँ हक में है प्रभु? मैं तो ये भी बोला कि क्लाउड स्लॉटरिंग भी तो बैंड है, लेकिन वो भी तो होता है इलीगली, होता है इलीगल सब है। मैं तो उसके फेवर में नहीं हूँ। काउ जो स्लॉटरिंग है उसके लाइसेंस मिले हुए लोग, कहाँ लाइसेंस है सर? अच्छा, आपको नहीं पता? इलीगल है, इंडिया में बैंड है, तो कहाँ से उसका लाइसेंस? पूरे इंडिया में सही मुस्लिम भाई नहीं, हाँ, ये पूरे इंडिया में कहाँ बैंड है भाई? जी, इंडिया में बैंड है आपने कहा, अब इसको बताएं कि इंडिया में काउ स्लॉटरिंग बैंड है। जी, यूपी में बैंड है, यूपी, हरियाणा में बैंड है, राजस्थान में बैंड है, इंडिया की बात हो रही है जी। तो सर यूपी इंडिया में ही आता है सर, इंडिया के बाहर नहीं है। लेकिन इंडिया तो यूपी में नहीं आता ना। अरे तो इंडिया के हम स्टेट, आप पूछे कहाँ का बैंड है, हम आपको बता रहा हूँ कहाँ का बैंड है। आपने कहा यूपी इंडिया में आता है, अब ये, लेकिन इंडिया तो यूपी में नहीं आता ना मेरे भाई। अरे तो प्रभु, आप मेरे से क्वेश्चन पूछे कहाँ बैंड है इंडिया में, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ बैंड है। कहाँ वो मुझे भी बताया, मैंने कहा इंडिया में बैंड है, ये बताएं। हाँ तो इंडिया में बैंड है। नहीं, आपने असल में समझे। सही मुस्लिम भाई जब आपसे बात कर रहे थे, विकास भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अमीर भाई, आप कैसे हो? ठीक, गुड, बड़ा धन्यवाद, एकदम बढ़िया। सही मुस्लिम भाई बेसिकली जब आपसे पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा काउ स्लॉटर का लाइसेंस मौजूद है कि नहीं मौजूद? यूपी में तो मौजूद नहीं है। नहीं, तो जब उसके जवाब में आपने कहा था इंडिया में बैंड है, पूरे इंडिया में कहीं बैंड नहीं है, इसका मतलब है पूरे इंडिया में तो। मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, वेस्ट बंगाल में बैंड नहीं है। जरा सुने नहीं बैंड, वेरी गुड, बात ही खत्म हो गई फिर। एग्जैक्टली, कैसे खत्म हो गई? मैं बताता हूँ कैसे हुई, जरा सुनिएगा। सही मुस्लिम भाई के जवाब में जो आपने एनालॉजी दी है वो
ये समझ लें कि इनकम्प्लीट है, ठीक नहीं है। मिसाल कैसे के तौर पे नहीं है? आपको ऐसी चीज, हाँ मैं वो समझा देता हूँ। पटाखे जो हैं उनकी कोई खास स्टेट है कि बैन है जो ये पोल्यूशन पैदा करते हैं, या ओवरऑल? हाँ खास ओवरऑल स्टेट में बैंड है, खास स्टेट में, खास सब में नहीं बैन नहीं है। अच्छा, यानी इसका आप बताइए मतलब पूरा ये ऑल है ओवर कि इंडिया बैंड है, आज से नहीं। हम बता रहे 10 साल में छोड़ दीजिए, हम बोले करीब 12 से 15 साल पहले से बंगाल में बैंड है, जो कल दिल्ली में अब इसका बैंड मतलब हुई। ये है, ये तो एक हाँ। और मसला आ गया लेजिस्लेशन का कि कई इलाके जो हैं उनको इको फ्रेंडली माना गया और कई में नहीं माना गया। वैसे चाहिए तो ये है कि पोल्यूशन नहीं, अब एक चीज बताएं, अब नहीं, यहाँ पे आपसे असहमत हूं मैं, आपसे डिसएग्री करता हूँ। क्यों डिसएग्री करता हूँ? सवाल आपसे करता हूँ, इसी सवाल ये इससे जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि किसी को फिजिकल हर्ट करना वर्सेस किसी को इमोशनल हर्ट करना, इसमें कौन सी चीज ज्यादा बुरी आपको लगती है? फिजिकल हर्ट करना। फिजिकल हर्ट करना। तो अब देखें, पटाखे जब फूटे जाते हैं ना, तो उसमें दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, वो फिजिकली हर्ट होते हैं, ये उनकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं हर्ट होते हैं सर, आपके नीचे थोड़ी कोई पटाखा छोड़ रहा है। लेट मी कंप्लीट। और अगर काउ स्लॉटर कोई करता भी है ना इलीगल, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपके जज्बात और इमोशन हर्ट होंगे। सर अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने खुद ही मान लिया एक जुर्म बड़ा है और आप मैं माना कि नहीं माना, मेरा तो जवाब ही नहीं सुन रहा है। मैं क्या बोला कि पटाखे कोई आपके नीचे थोड़ी छोड़ रहा है। विकास भाई एक मिनट, आपको पता है जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं ना, कैट्स, डॉग्स, इवन छोटे बच्चे, उनको ये राइट है। और मैं आपको कानून बता देता हूँ, जो एक्ट और सेक्शन है 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके अंतर्गत किसी को भी अगर इरिटेशन होती है पटाखे से, खास तौर से छोटे बच्चे, वो जाके एफआईआर कर सकते हैं। करे एफआईआर, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं एफआईआर करे। आपने अभी सर आपने अभी बात नहीं सर आपने अभी बोला, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपने भी बोला काऊ कैट डॉग। सर काऊ कैट डॉग के बारे में आप सोचते हैं, कम से कम बकरे गाय या ऊंट के बारे में भी सोचिए जब आप हलाल करते हो उसको। तो हम सबके बारे में सोचते हैं। नहीं, हम बिल्कुल तो उसके बारे में कुर्बानी बंद कीजिए फिर। नहीं हम ज्ञान सिर्फ दिवाली में क्यों? हम उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। एनिमल लवर सिर्फ दिवाली में क्या जाते हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, और इसीलिए उनके शानदार किस्म के, बहुत बेहतरीन आला किस्म के कबाब खाते हैं हम। वैसे नहीं खाते, वैसे अब देखिए आप कबाब खाते हैं। अब देखिए आप कबाब, हाँ विकास भाई सुनिएगा जरा, हम उनकी फिक्र करते हैं, ये आपको मानना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मनुस्मृति में लिखा है अध्याय 5 के अंदर, अध्याय 5 में पूरी डिटेल है, आगे भी है मगर 5 में ज्यादा डिटेल है। तो उसमें वो कहते हैं कुछ पशुओं को भाक्षण के लिए बनाया गया है और कुछ पशु जो हैं वो अभेक्ष। ये सब इलॉजिकल बुक्स है। नहीं वो मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन ले। इलॉजिकल है, आपको खाना है, आप उसके लिए एक आयत डाल देंगे और उस पंडित को खाना है, उसके लिए एक मंत्र डाल देगा। विकास भाई, तो ये इलॉजिकल है सर। विकास भाई अब लॉजिक में फॉर्मूला सेट करने लगा हूं, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कब आप भाषण को, मनुस्मृति को इलॉजिकल कहें। अब आपसे मैं सवाल करने लगा हूं, पटाखे फोड़ना और ये तमाशे करना, ढोल ढापा, ये मुझे किसी धर्मशास्त्र से दिखा दे। नहीं है तो फिर ये अपना परंपरा है, अपना ट्रेडिशन चला रहा है वो। एक मिनट, परंपरा कब से शुरू हुई? परंपरा का मतलब होना चाहिए प्राचीन काल से, ये प्राचीन काल से परंपरा है। सर एक बात बताइए, नबी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है आजकल, बहुत अच्छे, तो वो क्या प्राचीन काल से चला रहा है, फर्स्ट डे से चला रहा है? आप नहीं मानते तो कोई तो मना रहा है। सर आज मैं एक एज पे पहुंच गया हूँ तो मुझे पटाखा छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। विकास भाई ये गलत है। कैसे गलत है? काम किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मैं विकास भाई आप जैसे व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप न्यूट्रल स्टांस एक देंगे जो मानवता के पक्ष में, या एक सर मानवता के पक्ष में तो आप मेरी बात ही नहीं पूरा सुन रहे हैं आप लोग। विकास इज्जत रास आ रही है कि नहीं? मैं नीचे उतार दूंगा मेरा बात, मुझे सर उतार दोगे तो कौन सा मेरा नुकसान हो जाएगा? मेरा शेयर बाजार में यार नीचे बैठ के सुनो फिर 2 मिनट मुझे दे, तेरी मेहरबानी। मैं कह रहा हूँ विकास भाई आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप जो हैं वो कुछ और करना चाह रहे हैं। मेरा भाई बात सुन ले, दिवाली का अवसर है, थोड़ा सुन ले। आपने पहले भी इलॉजिकल एनोलॉजी दी, आपसे बात की जा रही है पटाखे फोड़ने के ऊपर, आप आ गए काऊ स्लॉटर के ऊपर। भाई आपने जवाब भी देना है या सिर्फ आपने हमारा नाक साफ करवाना है? आपका नाक साफ कौन करवाएगा? सवाल ये है। दूसरा आपके सामने मैं रख रहा हूं कि भाई ये मनुस्मृति बता रही है मांस भक्षण के हवाले से, वो जी इलॉजिकल है, तो आपके पटाखे कौन से लॉजिकल हैं?
ये जी हमारी परंपरा है। कहां से ली परंपरा, कब आरंभ हुआ इसका, किसने कहा, किसने इसका हुक्म दिया? श्री राम जी ने। कमाल है विकास भाई, उधर से भाग के आगे आपके प्रॉफिट ये करते हैं, और जवाब देना भी है किसी चीज का कि नहीं देना। कमाल है पांडे जी। चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, एक बार सुनिएगा। देखिए जब मैं बचपन में था ना तो मैं भी रोता था, पटाखे छोड़ना है, घर वाले बोलते थे एक पैसा में आग लगाना होता है, मत करो ये सब काम, लेकिन मैं फिर भी जिससे रोता था। मैं बात सुनिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं, आपने अभी क्वेश्चन किया उसका आंसर दे रहा हूँ मैं। और आज मैं उम्र का इस एज पे आ गया कि मुझे लगता है कि यार वेस्टेज ऑफ मनी है फायर पेपर, लेकिन बच्चे हैं उनको इच्छा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी तो यही करता आ रहा था, और आज मैं इनको नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो ठीक है उनका इच्छा है वो करें। आज मैं एक भी पटाखा नहीं छोड़ा, जबकि इतने पटाखे घर में अभी पड़े हुए हैं कि रात भर कोई छोड़ ले, लेकिन बच्चे हैं हमको अपना वही बचपन याद आ जाता है। अनुसार विकास भाई समझ आगे रिपीट हो रही है, आपने फिर जो एनालॉजी दी है वो इलॉजिकल है। क्यों भला? कैसे? हाँ, चोर जो होगा वो अपने बेटे को चोरी करने देगा, वो कहेगा मैं भी तो बचपन में चोरी करता रहा हूँ, मेरे बेटे को चोरी करने दो। जो मर्डरर होगा वो पटाखा छोड़ना चोरी नहीं होता है, मेरा बेटा पटाखा छोड़ना चोरी नहीं होता। नहीं ठीक है, चोरी नहीं होता, लेकिन आपके नजदीक इलॉजिकल तो है ना। इलॉजिकल हार्म तीनों चीजों में हो रहा है, चोरी में भी, मर्डर में भी और पटाखे जलने में। सर एक साथ एक करके। और चोरी में तो एक जिसका माल चोरी हुआ उसको हार्म हुआ, पटाखे में तो पूरे मोहल्ले का हार्म हो रहा है। किसका हार्म हो रहा है सर? जब बता रहे हैं पोल्यूशन फ्री पटाखे आ चुके हैं। बात सुने, आर्ग्यूमेंट जो है ना आपकी, आर्ग्यूमेंट कोई पोल्यूशन फ्री नहीं आए हैं, पोल्यूशन लेस आए हैं सर। पोल्यूशन लेस आए हैं तो पोल्यूशन लेस जब अलाउ है तो बच्चे कर रहे हैं। पांडे जी आपके आर्ग्यूमेंट की बेस ये थी मैं करता रहा हूँ लिहाजा मेरे बच्चे को मैं कहता हूँ, या बच्चे कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ चलो छोड़ो यार कर रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट गलत है, आपको मुनाफिकत है। नहीं सर आप जो हम बता रहे हैं ऐसा बहुत सी चीज है। ऐसा है ये, अब ये गुफ्तगू जो है वो गलत रुख पर जा रही है और टाइम हमारा बहुत हो गया, 15-16 मिनट हम ऊपर हो गए। जो बात आपसे होनी थी, अगर असल में ये बात इसलिए हुई विकास जी क्योंकि आप अगर किसी टॉपिक के आए थे तो हमने कहा चलो इसी टॉपिक पर बात कर ले, तो मेरा लोगों को पता चल गया कि आप खुद जो है पटाखेबाजी को इलॉजिकल कहते हैं एंड इसके बावजूद सपोर्ट करते हैं। वो हर बुजुर्ग करता है यार। ठीक है, वो सब यही बोलता है। तो अब ये है कि अब हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि हम 17 मिनट्स ऊपर चल रहे हैं। मजीद में किसी कॉलर को नहीं ले पाऊंगा, तो हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट थे, शुरू में आतिफ रैयान भी थे, वो चले गए हैं, और फिर हमारे एक्नॉलेज इस्लाम साहब हैं, आमिर भाई हैं, और आज जो सरप्राइज प्रेजेंस हुई है अली रजा साहब की, शानदार माशाअल्लाह, और इसी तरीके से सही मुस्लिम साहब, आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अली भाई मेरे को कभी चेहरा तो दिखाते ही नहीं, कभी कभी अपना दीदार कराते हैं। जी मुफ्ती साहब इंशाल्लाह ताला मैं खुद चाहता हूँ कि मौका मिले आपके पास बैठ के, जो जिस तरह सीखने का मौका मिलता है, मैं इंशाल्लाह ताला अपनी हाजिरियां जो है वो यकीनी बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अली भाई दावत में बताता चलूं, अली भाई मादरत बात काट रहा हूँ, अली भाई दावत में तब आए हैं जब बोटियां खत्म हो चुकी थी। बात ऐसी ही है, बात ऐसी ही है अमर भाई। ठीक है, तो आज बोटियां आई भी कम, कमजोर सी बोटियां, कुछ नहीं था। ये बात भी सही है। ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।